हम एक और दूसरा आंदोलन जो कि मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया था, आज उसकी बात करेंगे, जिसको हम एक ही आंदोलन के नाम से जानते हैं। ऊपर दो नाम लिखे हुए हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो एक लिखा हुआ है एक लिखा हुआ है भोमट भील आंदोलन। नाम से पता चलता है कि भील जनजाति का आंदोलन था। उदयपुर में जो भोमट क्षेत्र है, उस भोमट क्षेत्र के भीलों द्वारा यह आंदोलन किया गया था। तो भोमट क्षेत्र के भीलों ने किया, इसलिए भोमट भील आंदोलन का द्वार। और भीलों में एकता स्थापित करने के लिए संगठन बनाए गए थे। एकता स्थापित हुई, इस वजह से आंदोलन का नाम क्या है, एक ही। पर इस नाम से यह पता चलता है कि इसमें केवल भील शामिल हुए थे। पर यहां पर आप एक ध्यान देना, इस आंदोलन में केवल भील नहीं थे, बल्कि गरासिया जनजाति भी शामिल थी। भले इसको भोमट भील कहते हैं, भील बड़ी संख्या में थे इसलिए नाम भोमट भील पड़ गया, पर इसमें गरासिया जनजाति ने भी साथ दिया था। उदयपुर के कोटड़ा, झाडोल, गोगुंदा, ये वाले जो इलाके हैं, इनमें गरासिया जनजाति भी रहती है, गरासिया ट्राइब भी रहती है, और उसने भी भाग लिया था। तो याद रखने वाली बात कि एक ही आंदोलन के अंदर दो लोग शामिल हुए थे। एक ही आंदोलन के अंदर भील जनजाति शामिल थी, एक ही आंदोलन में गरासिया जनजाति भी शामिल हुई थी। इस एक ही आंदोलन के भील थे, भीलों ने किया था, मेवाड़ के भीलों द्वारा किया गया था शुरू। इस एक ही आंदोलन की जो शुरुआत थी, जो बिगनिंग थी, 1921 के अंदर हुई। और इसका एक कारण और है, 1921 के अंदर इसलिए भी हुई क्योंकि उधर बिजोलिया किसान आंदोलन इस समय अपने चरम पर था। मेवाड़ में बिजोलिया चल रहा है, किसान लगभग जीतने की कगार पर पहुंचे हुए थे। तो भीलों को लगा कि जब बिजोलिया वाले धाकड़ अपनी मांगे मनवा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी मांगे मनवाए। तो भीलों ने भी इधर आंदोलन कर दिया था। 1921 में एक जगह पड़ती थी मातृकुंडिया, हम पहले पढ़ चुके हैं इस जगह के बारे में। उस मातृकुंडिया नाम की जगह से आंदोलन शुरू हुआ था। मैंने बताया था कि चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील में यह जगह पड़ती है। और मैंने जब आपको मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के जाट किसानों का आंदोलन बताया था, तब मैंने उदयपुर सम्मेलन, पोड़ोली सम्मेलन और मातृकुंडिया सम्मेलन 3 समझाए थे आपको। तब भी मैंने मातृकुंडिया के बारे में बताया था कि चित्तौड़गढ़ में जगह पड़ती है, और इसको आपके जो है राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि आसपास की जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर बड़े तौर पर जाती है। तो मैं वापस बता दूं, ये जो मातृकुंडिया है, यहाँ पर एक तो वैशाख पूर्णिमा का बहुत बड़ा मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला होता है मातृकुंडिया में। आसपास की जो भी जनजातियां हैं वो अपने अस्थि विसर्जन करती है यहाँ पर। कैसे? जैसे हम जानते हैं कि भाई हिंदू धर्म में किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके शरीर को जला दिया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। पर ऐसा कहते हैं भाई जैसे दांत, नाखून, ये चीजें जलती नहीं है, तो इनको बाद में तीसरे दिन वहां से उस राख में से उठा के लाते हैं। गाँव में अक्सर हम बोलते हैं फूल चुगना, और वो चीजें बच गई उनको बाद में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार जाके प्रवाहित करके आते हैं। हमेशा मानते हैं कि क्योंकि शरीर के एक एक अंग का अंतिम संस्कार होना चाहिए, और ये जब नाखून और दांत बच गए तो इनका क्या किया जाए, तो इनको गंगा नदी में बहा दिया जाए तो मोक्ष मिल जाएगी, व्यक्ति वैसा मानते हैं। पर कहते हैं यहाँ की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो हरिद्वार नहीं जाती, वो तो अपने मातृकुंडिया ही जाती है, और मातृकुंडिया में जाके अस्थियों का विसर्जन करती है। इसलिए इस मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है, कि राजस्थान का हरिद्वार। आप एक बात पर और ध्यान दीजिए कि मैंने बताया था कि जितने भी किसान और जनजातीय आंदोलन हुए थे, इनमें कहीं ना कहीं मेलों का, यज्ञ का, त्योहारों का बड़े तौर पर उपयोग किया गया था। हम देखते हैं कि शेखावटी के जाट किसानों ने जाट प्रजापति महायज्ञ बसंत पंचमी के अवसर पर करके किसानों को राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया था। हम देखते हैं कि विजय सिंह पथिक ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बेरीसाल नामक गांव में हरियाली अमावस्या के दिन करते हैं। हमने यह भी देखा था कि बेगू के धाकड़ किसानों ने मेनाल, जो कि त्रिवेणी संगम है, वहां से अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। हम ये भी देख रहे थे कि मेवाड़ के खालसा क्षेत्र के जाट किसानों का एक सम्मेलन भी मातृकुंडिया में हो चुका था। तो इन जगहों पे लोगों को इकट्ठा करना बहुत आसान था। तो जब आदिवासियों के लिए वो हरिद्वार जितना पॉपुलर है, तो फिर जब भी वो मेला होता तो तब इकट्ठा कर लेते। वैशाख पूर्णिमा का मेला था, उसपे खूब सारे ये इकट्ठे हुए मातृकुंडिया में, और इन्होंने कहा बम बम बोले, इस बार तो अपने आंदोलन यहाँ से शुरू कर दिया जाना चाहिए। वो सेम सी मांगे बेकार नहीं दी जाएगी, टैक्स वगैरह ज्यादा लिए जाते थे, इन सब चीजों की वजह से इन लोगों ने आंदोलन किया। बिजोलिया से बड़े प्रभावित थे। इनके प्रभावित होने का एक कारण बिजोलिया किसान आंदोलन भी था। बिजोलिया से प्रभावित होकर आंदोलन किया था।
किसने किया? तो भील और गरासिया जाति ने। कौन सा आंदोलन किया? एक ही बोलिए या बहुमत भील आंदोलन बोलिए। शुरुआत में कहां पर था? तो मेवाड़ के अंदर ये था। कहां से शुरू किया? तो मातृकुंडिया से। कब किया? तो 1921 में। कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा थी। मातृकुंडिया कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले की रास में तहसील। मातृकुंडिया को हम और क्या कहते हैं? तो राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। खूब सारी बातें याद रखना। लेकिन किसी भी आंदोलन में एक नेता की आवश्यकता होती है, जो लोगों की आवाज बन सके, जो चीजों को बहुत अच्छे से समझा सके, और वो नेता इनको बहुत जल्दी मिल गए थे। वो नेता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि उदयपुर में गांव पड़ता है कोल्यारी। उस कोल्यारी नामक गांव में एक ओसवाल परिवार में जन्मे थे। बाणीय थे, ओसवाल परिवार में जन्म हुआ था। और उदयपुर में एक ठिकाना पड़ता था जाडोल। उस जाडोल ठिकाने में काम किया करते थे, कामदार थे। उसमें वहां का जो भी सामंत था उसके काम करने का काम करते, कामदार की पोस्ट हुआ करती थी, उस कामदार की पोस्ट पर थे। जैसे हमने पढ़ा कि गोविंद गुरु बंजारा जाति में पैदा हुए थे, वेदसा गांव में, और किसान थे, वैसे वैसे इनका भी याद रखना। ये उदयपुर के कोल्यारी गांव में ओसवाल परिवार में पैदा हुए थे और जाडोल ठिकाने में कामदार का काम किया करते थे। पर जब इन्होंने देखा कि वहां के जो भील है, वहां के जो गरासिया है, वो वहां के सामंतों के, राजाओं के, साहूकारों के, जमींदारों के, उनके चंगुल में फंसे हुए हैं, उनका वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनका शोषण होता है, इनको बड़ा अजीब सा लगा। और इन्होंने वो झाड़ोल ठिकाने की जो नौकरी थी वो छोड़ दी और भीलों के जनजीवन में लग गए थे, गरासियों के जनजीवन में लग गए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं कि विजय सिंह पथिक से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी, उसी प्रकार भीलों की समस्या को देखकर मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल ठिकाने की नौकरी छोड़ दी थी। तो याद रखना भाई, दोनों चीजें ये है। तो बिजोलिया से खूब कनेक्टिविटी रखा हुआ है। तो मोतीलाल तेजावत ने कहा भाई अपने आंदोलन चलाया जाए। आगे बढ़ते हैं। देखो मोतीलाल, ये भाई आपके मोतीलाल तेजावत की फोटो है। लगभग ये रविंद्रनाथ टैगोर जैसे से लग रहे हैं। बाद में दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई थी, बाबा जी टाइप के बन गए थे। आजकल तो मोदी जी भी ऐसे होते जा रहे हैं। अब इन्होंने भीलों को कहा कि भाई ऐसे आंदोलन नहीं होते, अपने तो रिटर्न में लिखो कितनी क्या चीजें हैं, कितनी नहीं है। कहते हैं इन्होंने 21 मांगे लिखी थी। कितनी मांगे लिखी थी? 21 डिमांड्स। याद रखना, संप सभा वालों ने लिखी थी 33 मांगे, इन्होंने लिखी थी अपने 21। मोतीलाल तेजावत ने एक लेटर तैयार किया मोतीलाल जी ने एक लेटर तैयार किया। उस लेटर में कितनी मांगे थी? 21 मांगे थी। और इन 21 मांगों को लेके वो मेवाड़ महाराणा के सामने प्रस्तुत हुए। 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी, मेवाड़ के शासन के सामने रखी, और कहा कि हे राणा जी, आपको इन 21 मांगों में मेवाड़ पुकार रहा है, इन 21 मांगों में मेवाड़ के भील और गरासिया पुकार रहे हैं, आपको इन 21 मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप फिर सोचिए, ये 1921-22 का साल है जब उदयपुर के खालसा क्षेत्र के जाट किसान भी आंदोलन कर रहे थे। ये गौर करने वाली बात है कि उस समय ये जब भील और गरासिया आंदोलन कर रहे थे, वो जाट किसान भी इनके साथ में जुड़ गए थे, और उनके नेता हुआ करते थे गोकुल जी जाट। पड़ोली जो गांव था, पड़ोली गांव के थे ये गोकुल जी। और मोतीलाल तेजावत के साथ में जब ये 21 मांगे रखने के लिए गए थे तो ये गोकुल जी जाट और थे। ये खूब सारे 7-8 हजार किसान उदयपुर के पास पिछोला की पाल पर खड़े हो गए थे। वहां पर पिछोला की पाल के पास में आके जम गए थे। वहां पर राणा जी को पता चला, पिछोला से राणा जी का महल सामने दिखे, तो राणा जी ने इनको बातचीत करने के लिए बुलाया और बुलाकर भाई बताओ समस्या बताओ क्या है। इन्होंने 21 मांगे रखी। राणा जी ने उनमें से 18 मांगे तो हाथों हाथ ही मान ली कि 18 तो कैंसिल है, 18 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 18 मांगे तो आपकी मान ली जाती है। 18 मांगे तो मान ली गई, 3 मांगे नहीं मानी गई। एक मांग तो वन संपदा से संबंधित थी, फॉरेस्ट की जो प्रॉपर्टी है उससे संबंधित थी। मैंने बताया था कि जनजातियों का यह मानना था कि फॉरेस्ट में जो कुछ होता है वो हमारा है, फॉरेस्ट की संपत्ति पर अन्य किसी का भी अधिकार नहीं है। जबकि अंग्रेजों की व्यवस्था आने के बाद कह दिया गया कि भाई फॉरेस्ट से फल फूल कंद मूल लकड़ियां ये बिना शासन की अनुमति से कोई भी नहीं ले सकता है। भीलों को इस बात का बड़ा दुख था और राजा जी ने भी ये बात नहीं मानी। राजा जी का नहीं भाई लकड़ियां वकड़ियां तुम नहीं लोगे, ये तो मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक बेगार, इन्होंने कहा बेगार नहीं देंगे, राणा जी ने कहा नहीं ये तो देनी पड़ेगी, शासन के काम तो आपको करने पड़ेंगे। बेगार एक वो सुअरों के उत्पाद से संबंधित था। वही जो अलवर वाली समस्या थी वो इन क्षेत्रों में भी समस्या थी कि लोग सुअरों के उत्पाद से परेशान थे।
और ये चाहते थे कि यदि सूअर वगैरह आए तो हम उनको मार सकें, और राजा ने अनुमति नहीं दी हथियार वगैरह रखने की, कि तुम हथियार नहीं रख सकते। तो 3 मांगे नहीं मानी थी, वन संपदा वाली, बेगार वाली, और सूअरों के उत्पाद से जो भी हानि होती है तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। शासन इसके लिए हामी नहीं भरता है, इसकी कोई भी हाँ नहीं भरता है। कहते हैं मोतीलाल जी वापस आए, किसानों को आके उन्होंने कहा कि 21 में से 18 मांगे तो अपनी मान ली गई है। जगदीश मंदिर के सामने इकट्ठे हुए, मेरा पढ़ाया हुआ आपको उदयपुर का जगदीश मंदिर या जगन्नाथ राय मंदिर, जिसको हम सपने से बना मंदिर भी कहते हैं, उसके सामने इकट्ठे हुए और कहा कि 21 में से 18 मांगे तो मान ली गई है। 3 फॉरेस्ट प्रॉपर्टी वाली, बेगार वाली और सूअरों के नुकसान वाली जो 3 मांगे वो नहीं मानी गई। पर मैं आपका नेता मोतीलाल तेजावत ये घोषणा करता हूं कि ये 3 मांगे अब हम खुद ही मान लेते हैं। खुद मानने का मतलब है आज के बाद वन संपदा पे अपना अधिकार है, आज के बाद हम बेगार नहीं देंगे, आज के बाद यदि सूअर उत्पाद पहुंचाते तो हम मार देंगे इनको। राणा जी ने नहीं मानी, पर हम कहते हैं कि साहब ये राणा जी द्वारा मान ली गई है, इनका अब तो हम राणा जी वाली आज्ञा का इनमें भी पालन नहीं करेंगे। तो अपने आप में और जोश है, जोश है यार। यहां से ये किसान चले गए कि ठीक है 18 इन्होंने मांग ली, 3 अपने खुद ही कह देते हैं कि भाई अपनी मानी हुई है, अपनी तरफ से मान लो इनको। तो वापस गए, मोतीलाल तेजावत को पकड़ने के प्रयास किए गए। मोतीलाल तेजावत को लगा कि यार मामला लफड़ा खराब हो सकता है, तो मोतीलाल तेजावत मेवाड़ छोड़ के इधर से इडर की तरफ निकल जाते हैं कि अपने इडर की तरफ चले जाओ, गुजरात की तरफ निकल जाओ। तो उधर गुजरात की तरफ निकल गए और ये सब जगह भील थे, मेवाड़ में, वागड़ में, सिरोही में, इडर में, विजयनगर में, सूंठ में, इन सब जगह भील थे। और सुनो सबसे बड़ी बात, ये इलाका कोई समय पूरी तरीके से मेवाड़ के राणा के अधीन ही हुआ करता था। इसलिए सारे भीलों को लगता था कि हमारे राणा जी है वो मेवाड़ के राणा जी है, हमारा कोई राजा है तो मेवाड़ के राजा है, हमारा कोई देश है तो मेवाड़ है। रहते भले सिरोही में, रहते भले वागड़ में, रहे भले इडर विजयनगर, पर वो मानते ये थे कि हम मेवाड़ के, राणा जी हमारे राजा है। मोतीलाल तेजावत के लिए ये चीज बहुत अच्छे से काम आई और मोतीलाल तेजावत को लगा कि इसका मतलब भीलों में कनेक्टिविटी है। मेवाड़ वाले भील से इडर वाला भील भी रिलेशन रखता है, इडर वाले भील से सिरोही वाले भील की भी रिश्तेदारी है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए मोतीलाल तेजावत जहां भी जाते मेवाड़ वाले भीलों को साथ में लेके जाते और उन क्षेत्रों के अंदर भी नेता बन जाया करते, उनमें भी भील इनको मानने लग जाते और इन्होंने सब भीलों को जगाने का प्रयास किया। भीलों में जो पहले से एक एकता की भावना मौजूद थी, एक अप्रत्यक्ष रूप से जो यूनिटी थी, उसका पूरा फायदा मोतीलाल तेजावत द्वारा उठाया गया और ये उधर गुजरात वाले भीलों को और इन्होंने खूब मोटिवेट करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। जब ये वहां में गुजरात वाले भीलों को मोटिवेट कर रहे थे, तब अंग्रेजों को लगा कि यार मामला गंभीर होता जा रहा है और ये तो बात बहुत गलत हो जाएगी। तो वहां जो गुजरात में विजयनगर रियासत थी, गुजरात में थी भाई एक विजयनगर नाम की रियासत, एक साउथ में अलग थी, उस विजयनगर रियासत का एक गांव था नीमड़ा। और कहते हैं मोतीलाल तेजावत एक दिन वहां पर रुके हुए थे नीमड़ा नाम के गांव में। 7 मार्च 1922 को अंग्रेजों का एक अफसर था मेजर सटन, कहते हैं कि मेजर सटन यहां पर फायरिंग कर देता है। आंकड़े कहते हैं कि 1200 से अधिक भील इस हत्याकांड के अंदर मारे गए थे। एक दूसरा बड़ा हत्याकांड है, या तो एक मानगढ़ वाला हत्याकांड है जिसमें हम कहते हैं 1500 से अधिक भील मारे गए थे, या एक नीमड़ा वाला हत्याकांड है जिसमें हम कहते हैं 1200 से अधिक भील मारे गए थे। हालांकि मोतीलाल तेजावत इसमें भी बच जाते हैं और मोतीलाल तेजावत फरार हो जाते हैं। ये मेरे कभी नहीं समझ में आया कि वहां अंधाधुंध फायरिंग की, गोविंद गुरु के गोली नहीं लगी और गोविंद गुरु पकड़ लिए गए, यहां तो मोतीलाल तेजावत फरार ही हो जाते हैं। मुझे लगता है यार फायरिंग में हमेशा जनता ही मरती है, नेता किसी ना किसी रूप के अंदर तो बच ही जाता है, कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेता है। 2012 के अंदर बाबा रामदेव काले धन के लिए जब बैठे हुए थे और अचानक जब गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करवा दिया था, तो बाबा ने भी जुगाड़ तो कर ही लिए थे, सलवार सूट कबाड़ लिए थे, कहीं ना कहीं से बचने का प्रयास कर ही लिया था। तो ये कि ये वो उस टाइम के नेता भी हो गए होंगे। तारीख वगैरह याद रखना आपने कि 7 मार्च 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। मोतीलाल तेजावत यहां से फरार हो जाते हैं। चलो ये तो इसमें सिरोही वाला लिख दिया मैं। अच्छा मैं पहले ये और बता देता हूँ, सिरोही वाला ये बता देता हूँ कि जब यहां से फरार चले थे ना मोतीलाल तेजावत, तो उन दिनों के अंदर मोतीलाल तेजावत सिरोही के अंदर रहे थे और सिरोही के भीलों को भी मोटिवेट करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो सिरोही के भीलों में भी मोतीलाल तेजावत ने राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया था और सिरोही वाले तो इनको कहते थे कि मेवाड़ का गांधी है, और इन्होंने जाके कहा भी कि भाई अपने तो गांधी जी की तरह आंदोलन करना है। जिस प्रकार के आंदोलन गांधी जी किया करते थे उसी प्रकार के अपने आंदोलन करेंगे। गांधी जी कह रहे हैं नॉन कोऑपरेशन। 1920, 21, 22 में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा है, नॉन कोऑपरेशन, कि सरकार के साथ सहयोग नहीं करना, तुम भी सरकार के साथ सहयोग मत करो, मैं गांधी जी के आदमी। तो भील, सिरोही वाले भील मानते थे कि ये गांधी जी के भेजे हुए, ये मेवाड़ के गांधी है। उधर उस समय सिरोही के जो दीवान हुआ करते थे वो थे रमाकांत मालवीय।
रमाकांत मालवीय को ये जब बात पता चली कि यार ये तो गांधी जी के नाम पे आंदोलन चला रहे हैं, तो रमाकांत मालवीय ने दो लोगों की सहायता ली। एक तो गांधी जी को कहा कि भाई गांधी जी आपके नाम पर इस प्रकार आंदोलन चलाए जा रहे हैं। एक विजय सिंह पथिक को, खैर पथिक जी आपने क्या सिखा दिया इन लोगों को, ये बिजोलिया वालों की बातें सिखा दी रही है, यहाँ पर भी आंदोलन चला रहे हैं, समझाओ यार इनको, मनाओ यहाँ पे। गांधी जी को जब पता चला कि कोई मेरा नाम लेके इस प्रकार आंदोलन चला रहा है, नेता नेता ही होते हैं, गांधी जी भी नेता थे, गांधी जी ने कहा अच्छा मेरा नाम लेके कैसे चला सकता है। और गांधी जी ने तो बाकायदा अपने अखबार में लिखा, गांधी जी का अखबार था यंग इंडिया। हुआ क्या था, यहाँ पे भील हिंसक हो गए थे। भील तिल की फसल उगी हुई थी और तिल की फसल जो थी वो बिना टैक्स दिए उठा के ले गए थे, और यदि किसी राजस्व अधिकारी ने टैक्स लेने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट वगैरह और की गई। आपके इधर आबू से लेके अंबाजी के बीच में, अंबाजी गुजरात में जगह पड़ती है, आबू से अंबाजी के बीच में यहाँ पे ये भील और ग्रासिया जनजाति खूब रहती है, ग्रासिया रहते हैं ज्यादातर उस इलाके में, और इनकी रखवाली की जिम्मेदारी इन ग्रासियों को दी हुई थी। इन्होंने वो रखवाली वगैरह करनी बंद कर दी, उल्टा इन्होंने जनता को लूटना उठना वैसे थोड़ा शुरू कर दिया। वहां पर ऐसी घटनाएं और होने लगी। गांधी जी को जब इन बातों का पता चला तो गांधी जी ने अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में लिखा कि मोतीलाल तेजावत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग कौन सा गांधी जी को पढ़ रहे थे, मोतीलाल तेजावत कह रहे थे मां आपके साथ, वो लोग उनके साथ जुटे हुए थे। पथिक जी भी दो लोगों को लेके, ये तो रामचंद्र वैद्य और एक हरि ब्रह्मचारी, इन दो लोगों को लेके गए, तेजावत जी से मुलाकात की। भगवानगढ़ नाम की एक जगह है, वहां पर मुलाकात की तेजावत जी से। पथिक जी मिले, पथिक जी ने कहा कि भाई क्या है मामला, समझाया जाए। लेकिन तेजावत जी के और पथिक जी के बीच में भी कोई समझौता नहीं हुआ, या किसी एक बात पर वो कम से कम बराबर नहीं आ सके, साम्य की स्थिति नहीं आ पाई। पथिक जी ने मालवीय जी को कहा मालवीय जी आपने बुलाया यार, मैंने इनको समझाने का प्रयास भी किया पर नहीं माने। मालवीय जी ने कहा यार पथिक जी डायरेक्ट क्या पता किसान आपकी बात मान जाए। दूसरे दिन एक गोपेश्वर, दूसरे क्या थोड़े दिन बाद में एक गोपेश्वर नाम की जगह पे जो ये भील और ग्रासिया थे या जो भी बाकी किसान थे, उनसे पथिक जी और मालवीय जी और मिले और उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन लोग को थोड़े बहुत तो बातें माने, बाकी ज्यादा जो बातें थी वो इनकी नहीं मानी गई और इनका आंदोलन चलता ही रहा था। तो मोतीलाल तेजावत ने न केवल मेवाड़ के भीलों के लिए आंदोलन किया था, बल्कि जब मेवाड़ के अंदर उनपे ज्यादा गिरफ्तारी के न्यू चलने लगे, नीमड़ा वाला हत्याकांड हो गया, उसके बाद वो फरार होकर सिरोही के अंदर भीलों को जगाने का और प्रयास करते हैं। वहां भी भीलों में एक ही स्थापित करने का प्रयास करते हैं, और सिरोही वाले भील तो इनको मेवाड़ का गांधी मानते थे। तो सिरोही के दीवान रमाकांत मालवीय ने गांधी जी को और पथिक को बताया। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा कि मोतीलाल तेजावत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो हिंसा हो रही है इसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। पथिक जी रामचंद्र वैद्य और हरि ब्रह्मचारी को लेकर वहां पे गए, उन्होंने तेजावत जी से भी मुलाकात की, मालवीय जी से भी मुलाकात की, किसानों से भी मिलने की कोशिश की, लेकिन समस्या का हल तो नहीं निकल पाया था। फाइनली बाद में सरकार अपने वाली पे उतरी और सरकार ने यहाँ पर हत्याकांड करवा दिए थे। बेसिकली दो हत्याकांड याद रखने हैं, एक सियावा हत्याकांड सिरोही के अंदर जगह पड़ती है 12 अप्रैल 1922, 3 ग्रासिया किसान शहीद हुए। एक बालोलिया या भूला हत्याकांड, 2 गांवों के अंदर फायरिंग की गई थी 5-6 मई 1920, और यहां पे तो फायरिंग करने वाला अफसर वही था आपके प्रिचार्ड, मेजर प्रिचार्ड। तो मेजर प्रिचार्ड तो कहता और है कि यहाँ पे 50 लोग तो मरे थे, 150 घायल हुए थे। ये उसने पुष्टि की है इनकी। तो राजस्थान सेवा संघ तब अपने बड़ा संगठन हुआ करता था, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सारी इसकी बात जानते हो। राजस्थान सेवा संघ वालों ने अपने वही 2 आदमी हत्याकांड की जांच करने के लिए कौन कौन जाते थे, तो पहले भी अपने 2 आदमियों के नाम पड़े हुए आपके याद हो तो, रामनारायण चौधरी, अब चीजें याद हो जानी चाहिए आपके, और सत्य भक्त, इन दोनों आदमियों को इसकी जांच के लिए और भेजा था। फिर वही ये आके जांच करेंगे, अखबार में छापेंगे। अखबार कौन सा था, तरुण राजस्थान। तो इस अखबार में इन्होंने छापा। अब जब ये बातें उधर सिरोही एकदम गुजरात के बॉर्डर पे ईडर रियासत थी, ईडर के अंदर एक पार्टी बन गई थी प्रजामंडल, और ईडर वाले प्रजामंडल ने भी इनकी सहायता करनी शुरू कर दी।
तो याद रखना कि सिरोही में जो भीलों का आंदोलन था उसको कौन सा एक प्रजामंडल सपोर्ट करने लग जाता है, तो ईडर वाला जो प्रजामंडल था वो सपोर्ट करने लग जाता है। अब साहब मेवाड़ की पुलिस पकड़ना चाहे क्योंकि मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के हैं, सिरोही की पुलिस पकड़ना चाहे क्योंकि सिरोही में भीलों से आंदोलन करवा रहे हैं, ईडर की पुलिस पकड़ना चाहे क्योंकि ईडर और विजयनगर इलाकों में सक्रिय थे, प्रजामंडल वाले इनके साथ भाग ले रहे हैं। अब मोतीलाल तेजावत फरार चल रहे। इतने में गांधी जी को मोतीलाल तेजावत ने समाचार भिजवाया कि गांधी जी आप जैसा समझते हो मैं वैसा नहीं हूं, मैं कोई हिंसक नहीं हूं और मैं तो आपकी तरह सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन करता हूं। अभी तो भील वगैरह थोड़ी सी हिंसक जनजातियां हैं, जब शासन द्वारा इन पर अत्याचार होते हैं तो कई बार जवाबी कार्रवाई वैसी कर दी जाती है, बाकी मैंने इनको नहीं भड़काया। तो गांधी जी ने कहा कि यदि तेजावत जी ये बात है तो आप भागिए भी मत, आप गिरफ्तार हो जाइए, आप गिरफ्तारी दीजिए अपने। तो गांधी जी के कहने पर बाद में बाकायदा मोतीलाल तेजावत गिरफ्तारी देते हैं 1929। 1922 में फरार हुए थे, 7 साल फरार चले और ईडर के अंदर जाके पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। ईडर में जगह पड़ती है खेड़ ब्रह्म, उस खेड़ ब्रह्म नाम की जगह पर मोतीलाल तेजावत जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे। मोतीलाल तेजावत गिरफ्तार हो जाते हैं, पुलिस ने पकड़ के भाई कहां का बंदा है कि मेवाड़, तो मेवाड़ वालों को सौंप दिया, मेवाड़ वालों ने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। बाद में फाइनली गांधी जी के एक पीए हुआ करते थे मणिलाल कोठारी, मणिलाल कोठारी ने मेवाड़ वालों से बातचीत की कि यार छोड़ो मोतीलाल जी को, ये क्या तरीका हुआ। फाइनली जो मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था, उस मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट का नाम हुआ करता था महाइंद्राज सभा। याद रखना भाई, मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट, ये शायद मैं एक बार पहले भी बता चुका हूं कि मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट को महाइंद्राज सभा कहते थे और ये सुप्रीम कोर्ट 1880 में बना था और बनाने वाले थे महाराणा सज्जन सिंह। दोनों तीनों बातें याद रखना। इस सुप्रीम कोर्ट से मणिलाल कोठारी ने बात की। मणिलाल कोठारी गांधी जी के पीए हुआ करते थे। मणिलाल कोठारी ने कहा भाई मोतीलाल जी को छोड़ा जाए यार, ये क्या तरीका हुआ। तो फिर मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट ने 1936 में इनको रिहा कर दिया था मोतीलाल जी को। पर मोतीलाल जी से लिखवाया गया कि आइंदा से कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे। मोतीलाल जी ने कहा कि दौड़ खाई, तुम लिखवाओ, बाहर तो निकलो। आदमी बाहर निकलेगा तो कुछ ढंग का काम करेगा, आंदोलन नहीं करेंगे और कुछ तो करें। तो 1936 में रिहा कर दिए गए। उसके बाद वो पूरी तरीके से गांधी जी के साथ लग गए थे और जैसे गांधी जी क्रिएटिव प्रोग्राम किया करते थे, रचनात्मक कार्यक्रम करते, उन कार्यक्रमों में लग गए थे। सामाजिक कुरीतियां दूर करना, समाज में छुआछूत मिटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, खादी को बढ़ावा देना, एजुकेशन की अलग जगाना, इन सब कामों के अंदर लग गए थे। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हुए। हम आज भी उनको आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। याद रखना, कोई पूछेगा आपसे कि आदिवासियों के मसीहा के नाम से किसको जाना जाता है, तो मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। आदिवासी उनको बाऊजी कहा करते थे। बाऊजी का मतलब वैसे देवता कहते हैं मेवाड़ साइड में, तो पर आदिवासियों के लिए तो वो देवता ही था भाई अपने आप में, उनको सुधारने वाला आदमी था। तो उसने बाऊजी कहना, उनको आदिवासियों ने मोतीलाल तेजावत को बाऊजी कहना शुरू कर दिया था। मैं इस बात को यूं कहूं कि गोविंद गुरु ने जो भील थे इस क्षेत्र के, उन भीलों में एक राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया था। उस राजनीतिक चेतना को चरम तक कोई लेके गए थे तो वो मोतीलाल तेजावत थे। हालांकि जब मेवाड़ में प्रजामंडल बना था तो मोतीलाल जी वापस मेवाड़ के प्रजामंडल के सदस्य भी बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रुष्टम में जेल वगैरह जाने के भी काम किए थे। फाइनली 45 के आसपास में वापस गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्होंने कहा था मैं भोमट जाऊंगा, तो वापस गिरफ्तार कर लिए गए थे। 47 में देश की आजादी के बाद ही रिहा किए गए थे, पर पूरा जीवन भीलों के उत्थान के अंदर लगा दिया था। 1963 के आसपास में जाके बाद में मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हुई थी। तो याद रखना, मोतीलाल तेजावत ने न केवल हमारे मेवाड़ में एक ही आंदोलन चलाया था, बल्कि सिरोही में भी एक ही आंदोलन चला दिया था। सारी बातें याद रखना भाई, सिरोही वाला भी याद रख लेना इस बहाने, वरना ज्यादातर के अपने मेवाड़ वाला याद रहता है, ये वाला याद नहीं रहता। 2 आंदोलन पढ़े हमने भील जनजाति के। एक तो गोविंद गुरु वाला हमने पढ़ा, आपके कौन सा रह गया, वो भगत आंदोलन, और दूसरा हमने मोतीलाल तेजावत का कौन सा पढ़ लिया, एक ही आंदोलन कर दो या इसको क्या कर दो, भोमट भील आंदोलन। इसी प्रकार एक आंदोलन हम और पढ़ेंगे, एक और जनजाति, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा जनजाति थी, उनका आंदोलन पढ़ेंगे। बेसिकली अपने जयपुर के अंदर ज्यादा जनसंख्या निवास करती थी, इसलिए जयपुर वाले मीणाओं द्वारा आंदोलन किया गया था। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने और बताया था आपको कि राजस्थान में 2 रियासतें ऐसी थी जहां पर कभी मीणा जनजाति राज किया करती थी, बूंदी और जयपुर। बूंदी में बाद में मीणाओं की जगह पे चौहान आ गए थे, जिनकी एक ब्रांच हाड़ा आ गई थी, और जयपुर में मीणाओं की जगह पे कछवाहा आ गए थे। जयपुर में जब दुल्हा राय इन मीणाओं को हरा कर कब्जा करता है यहाँ पर, तो इन मीणाओं ने वापस प्रतिरोध किया
और कछुआओं को कहा भाई तुम कौन होते हो हमारी जमीन पे कब्जा करने वाले। वो जो राजा थे उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने दिमाग लगा के जितने भी मीणा नेता थे बड़े बड़े उनको कहा कि भाई तुम लोग आंदोलन क्यों कर रहे हो हमारे खिलाफ। उन मीणा नेताओं ने कहा कि यार आंदोलन क्यों ना करें, तुमने हमारी जमीन दबा ली पूरी की पूरी। और राजाओं ने कहा, उन कछुआओं ने कहा कि यदि हम तुम्हें जमीन दे दें तो कई नेता थे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जमीन दे दोगे तो फिर अपना मामला सुलझ सकता है। तो राजाओं ने खूब सारे ऐसे मीणा नेता थे जिनको जमीनें वापस दे दी आंदोलन को दबाने के लिए। वो जो मीणा थे वो हो गए जमींदार मीणा। कुछ लोग अभी भी बचे हुए थे और उनको कहा गया कि भाई तुम आंदोलन क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा भाई हमारी जमीनें वगैरह सब छीनी गई है। तो राजाओं ने उनको एक दूसरे काम पर लगाया और उनको कहा यार क्या ऐसे काम करते हो, आप लड़ाइयां वगैरह करोगे, आप हमारी पुलिस हो, आप आज के बाद हर गांव की रक्षा करोगे, आप आज के बाद हर गांव की चौकीदारी करोगे। तो यहाँ के राजाओं ने मीणाओं में दो ग्रुप बना दिए थे, जिनको जमीनें दी गई वो जमींदार मीणा हो गए, जिनको चौकीदारी के अधिकार दिए गए वो चौकीदार मीणा हो गए। और चौकीदार मीणाओं को खूब अच्छी अच्छी जगह पर रक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। और वाकई चौकीदार मीणाओं का जयपुर रियासत के इतिहास के अंदर अविस्मरणीय योगदान है। कई पीढ़ियों ने लगातार जयपुर की रक्षा के अंदर अपने बलिदान दिए थे, इस देश के लिए वो न्यौछावर हुए थे। खूब साल तक ये व्यवस्था चलती रही, सब लोग मिलजुल कर रहते रहे। तो दो ग्रुप हुआ करते थे अपने यहाँ पर, एक तो जमींदार मीणा और एक चौकीदार मीणा। तो चौकीदार मीणा रखवाली का काम किया करते थे, एक तरीके गांव की पुलिस हुआ करती थी। जमींदार मीणा जिनको बड़ी बड़ी जमीनें वापस दे दी गई थी। अंग्रेजों के आने के बाद इस व्यवस्था के अंदर बदलाव आया। जब अंग्रेजों ने पुलिस बनाई तो ये जो चौकीदार मीणा थे ये पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए। इनके पास में अब कोई ढंग का काम नहीं बचा। ये अब क्या करें, अब कोई काम नहीं बचा तो इनमें से खूब सारे लोगों ने लूटपाट करने शुरू कर दी, चोरियां करने शुरू कर दी, लूटपाट और चोरियां करने शुरू कर दी। 1924 के आसपास में अंग्रेजी सरकार एक कानून लेके क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, आपराधिक जनजातीय अधिनियम, और कहा गया भारत में वे कौन कौन सी जनजातियां हैं जो चोरी के काम करती है, जो लूटपाट के काम करती है, जो अपराध के काम करती है। पता चला कि साहब ये जातियां हैं, तो इसमें अपने मीणा जाति को भी शामिल किया गया, इनको इंक्लूड किया गया। भाई ये राजस्थान में एक मीणा जाति है और मीणा जनजाति है, ट्राइब है, और ये भी ऐसे ही काम करती है, लूटपाट के कामों में है। और बड़े फेमस हुए। अपने तो इधर नीम का थाना के आसपास में नया बास एंड सिक्कर के आसपास कई गांव पड़ते हैं जिनके तो बड़े शानदार से डाकू हुए, और यूं दूर दूर तक आज भी उनकी तो कहानियां सुनाई जाती है कि किस प्रकार के वो लुटेरे थे या डाकू थे, किस प्रकार से डाके मारा करते थे। तो कहा गया कि भाई एक जाति है, इनको कम से कम किया जाना चाहिए। जयपुर रियासत ने 1930 में एक नया कानून और पारित किया, जरायम प्रोफेशन एक्ट। जरायम का मतलब ही लूटपाट होता है। वो जो आपराधिक जनजाति अधिनियम था जिसमें मीणा जाति को शामिल किया गया था, उसी को विस्तार दिया, उसी को एक्सपेंड किया इन लोगों ने, और 1930 में जरायम प्रोफेशन एक्ट लेके। और इस जरायम प्रोफेशन एक्ट के तहत कहा गया कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को दिल्ली थाने में हाजिरी लगानी जरूरी है, थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी, ताकि पता रहे कि गांव में कौन है और गांव में कौन नहीं है। कि जो गांव से बाहर जाएगा इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बाहर कोई लूटपाट के काम में बिजी है। तो प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अब ये तो बात बहुत गलत है भाई। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि इन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लूटपाट करनी शुरू कर दी थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी है सारे करने लगे थे। 100 में से 2, 3, 5 होंगे, 10 होंगे, 90 तो नहीं है। न्याय व्यवस्था का सिद्धांत तो ये कहता है कि भले 100 अपराधी निकल जाए पर एक भी निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां 10 अपराधियों को पकड़ने के लिए 90 निर्दोषों को और पकड़ लिया गया। तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। फिर वो गांव में जो चौकीदार मीणा हुआ करते थे, उन चौकीदार मीणाओं को कहा गया कि तुम्हारी ड्यूटी है, गांव के अंदर यदि कहीं पे चोरी हो गई, हमें नहीं पता वो चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा, पहले तो पकड़ना तुम्हारा काम है, यदि नहीं पकड़ पाए तो तुम भरोगे वो जितने चोरी हुई। तो उन चौकीदार मीणाओं को लगा ये फ्री पॉकेट में ठीक है, पुलिस का काम हम करते तो काम तो हमसे वैसे ही ले लिया गया, हम तो हमारी जमीन पे वैसे ही काम करते हैं, बस ये पद टाइटल बचा हुआ है कि हम चौकीदार है इस गांव के, और इसके बदले में हमसे ये संपत्तियां और भरवाई जाएगी। ये तो भाई साहब आज किया जाए कल किया जाए। तो दोनों चीजें, ये तो चौकीदार मीणाओं पर लगा दिया गया कि गांव में चोरी हुई तो तुम्हें भरना पड़ेगा, और प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को कहा गया कि थाने में आगे हाजिरी लगाओ। थाने में आगे गिने कि इस गांव में 100 आदमी है, आज कितने 98, 2 कौन कौन नहीं, ये नहीं। अब आसपास में कोई चोरी होती तो इन 2 को पकड़ के। इन गलत चीजों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और मीणा क्षत्रिय महासभा बनी। मैं कहूंगा कि आप फिर याद रखें कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि एक किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनी थी, क्वेश्चन पूछा था 1931। ये भी याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है। ये 1933 के अंदर बनी है मीणा क्षत्रिय महासभा, और इसने सुधार करने के प्रयास किए।
इसने विरोध करना शुरू किया, जराइम पेशा कानून का विरोध करना शुरू किया। किस जराइम पेशा कानून का विरोध किया जाए? इन्होंने जराइम पेशा कानून का विरोध करना शुरू किया। इसका विरोध किया। थोड़ी और जागृति आई तो 1944 में सिक्कर में एक जगह पड़ती है नीम का थाना, वहां आसपास खूब सारे मीणा जनजाति के गांव थे, वहां पर एक बड़ा सम्मेलन किया गया। नीम का थाना सम्मेलन ही हम कहते हैं, नीम का थाना जगह का नाम है। एक जैन मुनि थे मगन सागर जी महाराज, उन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था। लोग उनकी खूब सारी बातें मानते थे, मीणा जनजाति के लोग भी उनको खूब मानते थे। वो जो मुनि मगन सागर जी महाराज थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और उन्होंने इकट्ठा करके मीणाओं को समझाया कि यार, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार है और मीणा जनजाति की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से हुई है। तो कहां तो एक तुम वो जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान से मानी जाती है, उस भगवान के भी प्रथम अवतार मत्स्य से मानी जाती है कि मत्स्य से मीन और मीन से मीणा शब्द बना हुआ है। फिर कहां तुम्हारे पूर्वज जो कभी जयपुर की धरती पर राज किया करते थे, फिर कहां वो तुम्हारे चौकीदार मीणा, तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने इस जयपुर के लिए अपने तन मन धन से सेवा की थी और उस खजाने की रक्षाओं के लिए, गांव की रक्षा के लिए अपने सर तक कटा लिए थे, वो बहादुर लोग, वो उन पूर्वजों की संतान, तुम यार ऐसे काम कैसे कर सकते हो? सरकारें कानून बनाए नहीं बनाए, ये काम तुम्हें खुद भी छोड़ने चाहिए। और मीणा जनजाति को उनका जो ग्लोरियस हिस्ट्री थी, उनका जो गौरवशाली इतिहास था, उससे अवगत करवाने वाले कोई व्यक्ति थे, मुनि मगन सागर जी महाराज थे। ये सम्मेलन उन्होंने कहां बुलाया? नीम का थाना के अंदर ये सम्मेलन बुलाया। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, जिस बुक का नाम था मीन पुराण। मीन पुराण नाम की बुक लिखी। तो सम्मेलन में फिर लोगों में जोश आ गया, हाँ हाँ यार, महाराज सही बात कर रहे हैं, महाराज सही बात कर रहे हैं। और हाथों हाथ एक मीणा सुधार समिति बनाएगी, मीणा रिफॉर्म कमेटी बनाएगी 1944 में, उस सम्मेलन के अंदर ही बनाएगी। इसके अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा और इसके एक मंत्री थे राजेंद्र कुमार अजय। इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि नहीं साहब, ये गलत है, ये किया जाना चाहिए। मीणाओं में और जागृति है। फाइनली 28 अक्टूबर 1946 को जयपुर के अंदर एक गांव पड़ता है बागावास, यहां पे मीणा जनजाति का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। लगभग 26,000 मीणा इकट्ठे हुए थे, चौकीदार मीणा इकट्ठे हुए और इन्होंने इसके अंदर घोषणा की कि हम सब अपने पदों से इस्तीफे देते हैं। आज से चौकीदार मीणा नाम की कोई पोस्ट है ही नहीं। तुम इसलिए तो हमें पकड़ते हो कि ये पोस्ट है, तुम कहते हो कि भाई गांव में कोई चोरी होगी तो हमको पकड़ के ले जाओगे, ये लो तुम्हारी पोस्टें रखो। 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे और इस दिन को मुक्ति दिवस, लिबरेशन डे के रूप में मनाया था। पापा कटा, मुक्ति मिली कम से कम, इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। धीरे धीरे लोगों के अंदर जागृति आती चली गई, लोगों ने कामकाज वगैरह बंद कर दिए। पर फिर भी ये जो कानून था, ये फाइनली 1952 में जाके रद्द किया गया था। जो जराइम पेशा कानून था, ये 1952 में बंद था, समाप्त हुआ था। यहां पे जाके जराइम पेशा कानून समाप्त होता है। हालांकि जो जराइम पेशा कानून था, उसमें धीरे धीरे कमी लाने लग गए थे। जैसे 1933 में जब आपके ये बना था, मीणा क्षत्रिय महासभा बनी थी और इन्होंने जब आंदोलन किया, तो बाद में यूं करने लग गए। पहले तो यह था कि प्रत्येक मीणा महिला पुरुष को थाने में हाजिरी लगवानी पड़ेगी, बाद में थोड़ी थोड़ी छूट दी। भाई पिछले 5 साल में जिसने कोई भी अपराध नहीं किया, वो थाने में हाजिरी मत लगाओ। फिर पिछले 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में, लास्ट में आते आते तो फिर ये था कि थोड़े हिस्ट्री सीटर टाइप के थे, कोई एचएससी थे, जिनको कहा गया भाई तुमको तो आना ही पड़ेगा। बाकी सबको धीरे 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 कमी लाते चले गए थे। 1952 में पूरी तरीके से समाप्त करवा दिया था और 52 में समाप्त करवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। जयपुर के 2 बड़े नेता हुआ करते थे। इन्होंने बाद में भारत सरकार को कहा भाई ये तो खत्म करो यार कानून ही पूरी तरीके से। तो इन दोनों के प्रयासों से कानून समाप्त कर दिया गया था। कुछ नेता और भी थे, लोकल जो नेता थे वो थे कौन, तो छोटूराम जी जरवाल थे, छोटूलाल जी जरवाल थे, महादेवराम पबड़ी थे और जवाहरलाल जी थे। इन्होंने एक संगठन बनाया था, मीणा जाति सुधार समिति नाम करके एक संगठन बनाया था, मीणा जाति सुधार। वो तो एक मीणा सुधार समिति जो एक बनी है, इन्होंने उससे भी पहले ये बना ली थी मीणा जाति सुधार समिति। शुरुआत में इन लोगों ने भी प्रयास किए थे, तो इनके नाम भी याद रखना। एक और बड़े व्यक्ति ने इनके लिए प्रयास किए थे,
ठक्कर बापा, आदिवासियों के बहुत बड़े नेता हैं ठक्कर बापा। मैं चाहूंगा कि आप इंटरनेट पे सर्च करें ठक्कर बापा के बारे में, इनके बारे में भी जानें। ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था, और जयपुर के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल नाम के जयपुर के पीएम थे। इनको भी इन्होंने ठक्कर बापा ने पत्र लिखा था और कहा था यार ये समस्या है तुम्हारे राज्य में, इसका ध्यान दिया जाए। लास्ट में जब सवाई मान सिंह सेकंड अपने जयपुर के राजा हुआ करते थे, तभी मिर्जा इस्माइल अपने जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हम कहते हैं जयपुर के निर्माता कौन, तो जयपुर के निर्माता तो है आपके सवाई जय सिंह। पर क्या आधुनिक जयपुर के निर्माता कौन, तो मिर्जा इस्माइल है। आधुनिक जयपुर, मॉडर्न जयपुर के निर्माता जो है, बाहर वाला परकोटे के बाहर का जो जयपुर है, इसके पीछे की प्लानिंग किसकी है, तो मिर्जा इस्माइल की। इसलिए जयपुर की सबसे बिजी रोड, सबसे व्यस्ततम रोड का नाम ही मिर्जा इस्माइल रोड है, जिसको अक्सर लोग MI रोड के नाम से जानते हैं। तो MI रोड कहिए या मिर्जा इस्माइल रोड कहिए, वो एक ही बात है। ठक्कर बापा जो आदिवासियों के एक बड़े नेता हुए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई आदिवासी आंदोलन चलाए, उन्होंने मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखा था और कहा था इस मामले का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कोई पूछे कि भाई कौन से आंदोलन के अंदर ठक्कर बापा भी जयपुर वालों को लेटर लिखते हैं, तो मीणा आंदोलन की बात है जिसके अंदर ये लेटर लिखा गया था। तो ये भी याद रखना। ये हमारे मुख्य से जनजातीय आंदोलन थे जो पढ़े हैं। हम कल की क्लास में अब राजनीतिक जन जागरण शुरू करेंगे, जब जनता उठ खड़ी हुई थी। हम उन प्रजामंडल आंदोलनों के बारे में जानेंगे, पर हम ये भी देखेंगे साथ साथ के अंदर कि और कौन कौन से संगठन थे जो ये प्रयास कर रहे थे, क्या कारण थे जिनकी वजह से राजस्थान में पॉलिटिकल अवेकनिंग आई थी। तब तक आप ये सब याद कीजिए। थैंक यू।